अब चलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट यानी कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पर कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट करंट अकाउंट एंड सेकंड कैपिटल अकाउंट। पहले देखते हैं करंट अकाउंट के बारे में। तो करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है जिनसे ना तो गवर्नमेंट की असेट और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज पर कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब ना तो कोई असेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है और ना ही लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है। वहीं पर अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जिनसे या तो सरकार की असेट में चेंज हो रहा है या फिर सरकार की लायबिलिटीज में कोई ना कोई चेंज हो रहा है। तो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है कैपिटल अकाउंट। अब वन बाय वन देखते हैं कि करंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। तो सबसे पहले करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो कि असेट एंड लायबिलिटी का स्टेटस इफेक्ट नहीं करते हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्रेड इन गुड्स। गुड्स यानी विजिबल आइटम्स जिसे हम बेच या खरीद सकते हैं। तो अगर हमारे देश से गुड्स का एक्सपोर्ट होता है या फिर गुड्स का इंपोर्ट होता है तो उन्हें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट में। वहीं दूसरा क्या है बैलेंस, दूसरा है ट्रेड इन सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज होती है इनविजिबल इन नेचर, यानी जो चीजें दिखाई नहीं देती। लाइक एक डॉक्टर है जो आपका इलाज करता है, लाइक टीचर है जो आपको पढ़ाता है, लाइक लॉयर है जो आपके लिए केस लड़ता है। इसमें आपको वो कुछ देता नहीं है बट एक सर्विसेज होती है जो दिखाई नहीं देती बट उसका आपके ऊपर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। तो इनको भी हम लोग करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और थर्ड आता है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है? तो इसको हम लोग करंट ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट। लाइक एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ दे तो रहा है लेकिन बदले में कुछ ले नहीं रहा है। लाइक गिफ्ट। गिफ्ट हमेशा वन साइडेड होता है। दूसरा रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या है? तो मान लो कोई इंडिया से दूसरे देश में काम के लिए गया और वहां पर वो नौकरी करता है या बिजनेस करता है और वहां से अर्निंग करता है। अगर उस अर्निंग का वो कुछ हिस्सा अपने पेरेंट्स को यहाँ पर पैसा भेजता है तो उसे कहते हैं हम लोग रेमिटेंस। रेमिटेंस भी कोई फैक्टर सर्विसेज में नहीं आता है या फैक्टर पेमेंट में नहीं आता है, ठीक है। ये सिर्फ वन साइडेड पेमेंट है, एक तरफा भुगतान। तो ये तीन ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में आते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि करंट अकाउंट के अंदर आने वाली तीन आइटम्स कौन कौन सी है। तो फर्स्ट होता है विजिबल यानी कि गुड्स, सेकंड होता है इनविजिबल यानी कि सर्विसेज, और थर्ड होता है करंट ट्रांसफर यानी कि वन साइडेड या यूनिलेटरल ट्रांसफर। रेमिटेंस वर्ड बहुत याद रखना, रेमिटेंस एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट की तरफ और देखते हैं कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। तो मैंने अभी बताया कि कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आती है जिनसे एसेट या लायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है या चेंज होती है। इसमें सबसे पहला पार्ट है बोरोविंग्स। बोरोविंग्स क्या होती है? तो जब आप किसी से पैसा लेते हो उधार तो उसे बोरोविंग्स कहते हैं, और किसी को उधार देते हो तो उसे लैंडिंग कहते हैं। बोरोविंग या लैंडिंग दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स और दूसरा एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग का मतलब क्या है कि आप किसी से उधार ले रहे हो, और वो क्यों ले रहे हो? तो क्योंकि आपको अपना कमर्शियल एक्टिविटी या बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो उस केस में कोई भी आपको जो लोन देगा उसका इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज करेगा क्योंकि वो आपका भी बेनिफिट हो रहा है उससे। बट दूसरी साइड होता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। लाइक हमारे देश में कुछ भला करने के लिए उसके लिए कोई असिस्ट करता है और उसके लिए कोई लोन देता है। लाइक जापान ने इंडिया को दिया, किस लिए? तो जापान ने हमको दिया बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। तो उस पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम, नॉमिनल या नहीं के बराबर होता है, क्योंकि इसीलिए उसे असिस्टेंस कहा जाता है, बोरोविंग नहीं कहा जाता। तो दोनों पार्ट हैं बोरोविंग्स के ही, बट हाँ एक में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और दूसरे में इंटरेस्ट रेट कम है। अगर बोरोविंग क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं इन्वेस्टमेंट पर। तो दूसरा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एक एफडीआई और एक एफआईआई। एफडीआई क्या है? तो एफडीआई का मतलब है जब कोई बाहर से व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन आता है
और यहाँ पर हमारे देश में अपना बिजनेस लगाता है। वहीं FII जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ये क्या है? तो जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है और यहाँ के कंपनी में सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसे बोलते हैं FII। दोनों के बीच डिफरेंस है कि FDI जो होता है उसमें एक ओनरशिप बढ़ जाती है बाहरी व्यक्ति की, बट FII में ऐसा नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, और इसको अगर डिटेल में जानना हो कि FDI FII में क्या डिफरेंस है तो मैं वीडियो अटैच कर दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। और लास्ट है चेंजेस इन फॉरेन रिजर्व। तो जब पैसे ज़्यादा या कम होते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, तो उस केस में RBI के थ्रू ट्रांजैक्शंस कराई जाती है, यानी फॉरेक्स का पेमेंट या रिसीव होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व। लाइक हम लोगों ने ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया तो उस केस में फॉरेक्स का रिजर्व हमारे पास बढ़ जाएगा। वहीं अगर ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया तो फॉरेक्स का रिजर्व हमारे देश में घट जाएगा। और आपको पता होना चाहिए फॉरेक्स रहता कहाँ पर है, कस्टोडियन कौन है फॉरेक्स का? तो RBI है फॉरेक्स का कस्टोडियन, ठीक है। अगर कैपिटल अकाउंट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे टर्म की ओर, जो कि है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। इसके बारे में देखते हैं। तो बात चाहे करंट अकाउंट की हो या फिर कैपिटल अकाउंट की, दो साइड होती है, एक होती है कैपिटल साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, एक होती है डेबिट साइड। ये क्या है? तो अगर हम बात करें कि हम लोग कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जिसमें हमारे पास से पैसा जो है वो जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो उस केस में उसे हम डेबिट साइड में डालेंगे। और दूसरा, अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जिससे पैसा जो है वो आ रहा है, मनी का इनफ्लो हो रहा है, तो उसे हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। ये बात ध्यान रखना। आप कभी कभी गलती करते हो अकाउंट्स के स्टूडेंट कि वो याद करते हैं अपना फर्स्ट रूल, गोल्डन रूल जो था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर बोलेंगे डेबिट में सर यहाँ आउटफ्लो कैसे आ रहा है, या दूसरा पढ़ेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट और यहाँ बोलेंगे इनफ्लो कैसे आ रहा है। तो आप थर्ड रूल पढ़ो। थर्ड रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वो रूल यहाँ पर लगता है। फिर से रिपीट करते हैं। डेबिट में सारे आउटफ्लोज होंगे और क्रेडिट में सारे इनफ्लोज होंगे। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या करा है, मशीनरी का इंपोर्ट किया है, तो मशीनरी का इंपोर्ट किया है तो ये एक विजिबल आइटम है तो करंट अकाउंट में आना चाहिए, और साथ में इंपोर्ट हुआ है तो मनी जो है उसका आउटफ्लो हुआ होगा तो इसको डेबिट में आना चाहिए। तो ध्यान रहे ये करंट अकाउंट के डेबिट में आएगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि सरकार ने दूसरे देश से या किसी इंस्टीट्यूशन लाइक IMF से बोरोविंग ली, तो बोरोविंग ली है तो इससे हमारे देश की लायबिलिटी बढ़ रही है, तो ये कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए। अब कैपिटल अकाउंट में आएगा तो कैपिटल अकाउंट में भी कहाँ आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? तो इसकी वजह से हमारे पास पैसा इनफ्लो हुआ है तो इसके क्रेडिट में आएगा। आई थिंक आपको अब क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चल, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इकोनॉमिक के ऐसे ही कंसेप्ट जानने के लिए आप इको वाला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।